प्रतिबंधों की दीवारों में घिरा ईरान आज सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि गहरे आर्थिक तूफान से भी जूझ रहा है। आसमान छूती महंगाई, करेंसी डिवैल्यूएशन और डूबते कर्जों के बीच देश का बैंकिंग सिस्टम चरमराने लगा है। तेहरान की चमचमाती सड़कों पर कभी दिखने वाली लग्जरी गाड़ियां जो है अब नदारद है, यानी गायब है, और रियाल के बंडल अपनी कीमत खोते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ये कोई अस्थायी संकट नहीं है बल्कि एक फॉरएवर क्राइसिस है, जहां प्रतिबंध जो है, तेल पर निर्भरता और खराब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने ईरानी अर्थव्यवस्था को दिवालियेपन के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। प्रवीण सर, ईरान का मामला है और इसको बहुत ही आपसे जो है आसान भाषा में समझने की उम्मीद रखते हैं। और कल भी जो एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, भारत की तरफ से कहा गया कि जो भी लोग ईरान जाना चाहते हैं वो तुरंत जो है वहाँ से वापस आ जाएं, या जाने की प्लानिंग करें तो अभी ना जाए। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई और आपसे कई बार जो है न्यूज़ रूम में भी चर्चा करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब लगता है आफ्टर वेनेजुएला ईरान पर भी अटैक कर सकता है। ओवर टू यू। नहीं, देखिए, सबसे पहले ताज़ा हालात समझेंगे कि ईरान में आखिर अभी क्या चल रहा है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर ईरान कोलैप्स कैसे हुआ। ईरान के में जो डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं, जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, माना यह जा रहा है कि तकरीबन 2,500 लोग विशाल मारे गए, और खुद ईरान के अफसर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लगभग 2,500 लोगों की मौत हुई है। पुलिसकर्मी, सैन्यकर्मी अलग शामिल हैं इसमें। तो इतनी बड़ी क्राइसिस ईरान की, जिसमें अमेरिका के अटैक का खतरा पैदा हुआ, वो किस तरह से उसके पीछे की जड़ एक बैंकिंग सिस्टम का धराशायी होना था। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात ये हैं कि कल तक इस बात की आशंका थी कि शायद रात में अमेरिका की तरफ से अटैक हो सकता है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को नो टाइम कर दिया था, यानी कोई जो एयर एक्टिविटी वहाँ नहीं हो सकती थी। वायु का जो पूरा एयर अपना स्पेस था उसको फ्रीज कर दिया था। लेकिन फिर एक और बड़ी घटना हुई थी कि अमेरिका ने ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत का जो हॉटलाइंस थी उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत हुई, जिसमें ईरान की तरफ से अमेरिका को ये एश्योरेंस दिया गया, और ख़ुद ट्रंप साहब ने इस बात को कहा प्रेस के साथ बातचीत में कि ईरान की तरफ से हमको ये एश्योरेंस मिला है कि वो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। ऐसा ईरान की तरफ से एश्योरेंस अमेरिका को दिया गया। और उन्होंने कहा कि अब हम देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं किया कि ईरान पे अटैक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरक्ची, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बयान को दोहराया कि हमने सारे जो एग्जीक्यूशंस हैं उनको रोक दिया है। कोई एग्जीक्यूशन मतलब फांसी पे टांगना, उसको कोई भी ईरान में। सबसे बड़ी अमेरिका की तरफ से आपत्ति इस बात को लेकर थी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, आप उनकी किलिंग नहीं करेंगे, आप उनकी हत्याएं नहीं करेंगे। तो अब ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भी इस बात को कहा गया। उसके बाद ईरान ने अपना जो वायु जो पूरा एयर स्पेस था उसको फिर से खोल दिया। तो एक उम्मीद इस बात की पैदा हुई कि अब शायद हाल फिलहाल में ईरान पे अमेरिका की तरफ से अटैक नहीं होगा। और उसी में कल जब भारत की तरफ से ये कहा गया कि जो भी नागरिक हैं जिस भी स्थिति में है वो किसी भी तरह से ईरान को छोड़कर निकल जाए, तब कल रात में बहुत कंसर्न जो है वो ऊपर पहुंच गया था कि ईरान में शायद अमेरिका का अटैक होने वाला भी था। लेकिन सर, अब इस कहानी की जद में चलते कहा जा रहा है कि ईरान में जो है बैंकिंग संकट जो है वो गहराता हुआ दिख रहा है। एक बैंक का नाम भी आ रहा है सामने, वो बेहतर आप बताइएगा। लेकिन मुख्य कारण के रूप से देखा जाए कि भारी कर्ज का बोझ है। ईरानी जो करेंसी है रियाल, उसका जो है बहुत तेज़ी से डिवैल्यूएशन हुआ है। फिर ऊंची महंगाई दर है वहाँ पर, और जिस तरह से अमेरिका और जो है पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए, उससे जो है इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और चरमराती हुई नजर आई। इसकी वजह से हुआ ये कि वहाँ से जो तेल एक्सपोर्ट्स जो देखने को मिलते थे, भारी भरकम नंबर देखने को मिलता था, उसमें भी गिरावट आई। और फिर उसके बाद तो घर की जो स्थिति है वो एकदम डामाडोल ही हो गई सर ईरान की। तो देखिए, मसला ये है कि ईरान की जो पूरी क्राइसिस, जिस स्थिति में ईरान आज खड़ा हुआ है, जहाँ पे कि ईरान में रिजीम चेंज करने की कगार पे चीज़ें पहुँच गई हैं, उसकी जड़ में ईरान का आर्थिक संकट है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन हैं, उसके पीछे लोगों का आर्थिक नीतियों से तंग होना, कंगाली के हालात हो जाना, लोगों के पास खाने पीने के पैसे न होना, ये वजह है। इसकी शुरुआत हुई दरअसल मर्चेंट्स यानी कारोबारियों के असंतोष की वजह से। प्रदर्शन
की शुरुआत जो है वो बाजार में मौजूद दुकानदार, मर्चेंट, कारोबारी इनकी तरफ से हुई, जो बरसों से चली आ रही आर्थिक बदहाली का शिकार हो गए थे, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खरीदें क्या बेचें। करेंसी इस तरह से डिवैल्यूड हो रही थी, सामान इस तरीके से उनकी कीमतें बढ़ रही थी और पता नहीं चल रहा था कौन सी चीज़ कब सस्ती होगी, कब चीज़ महंगी हो जाएगी। जी। तो उनकी तरफ से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई। अब ये संकट हुआ कहाँ से शुरू? दरअसल इसके बीज जो है वो पड़ गए थे 1980 के आसपास, जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद से जो IRGC है, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको IRGC बोलते हैं, दुनिया भर में मशहूर है बहुत और सख्त अपने उसकी वजह से। तो बताया ये जाता है कि धीरे धीरे जब 1979 की क्राइसिस के बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। तेल का पैसा कहाँ जाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, वो सारा का सारा इकोनॉमी को धीरे धीरे ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो कंट्रोल करते गए। और जो वहाँ के दुकानदार और जो मर्चेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि साहब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनसे ये सवाल पूछ सके कि साहब जो पैसा, तेल का पैसा मान लीजिए आ रहा है, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। यानी कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी ईरानियन जो, जबकि डेटा बताते हैं प्रवीण सर कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो 40% तेल पर ही निर्भर है। बिल्कुल। कोर पूरे अगर आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए तो कुछ देशों ने धीरे धीरे अपने आप को, इकोनॉमी को बदला, जैसे दुबई को देख लीजिए, रियल एस्टेट हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। बिल्कुल। और सऊदी अरब इसकी कोशिश कर रहा है। बाकी पूरे के पूरे तो ईरान इस चीज को बदल नहीं पाया, जस्ट लाइक दुबई। ईरान 1980 से ही एक ऐसी मुश्किल में फंस गया, इस रिवोल्यूशनरी जो जिसको आप ईरान की क्रांति बोलते हैं उसमें फंस गया कि वहाँ से उसके बाद उसकी आर्थिक स्थितियाँ खराब होती चली गई। उसके बाद दुनिया भर ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, आइसोलेशन के कगार पे ईरान पहुंच गया। और 2019 के बाद से जो हालात हुए उसके बाद ईरान पूरा एक तरह से कहें कि हम आर्थिक तौर पर विफल हो गया, फेल हो गया। जी। हालात ये है कि अभी अगर आप देखेंगे तो $1 के मुकाबले एक रियाल की कीमत, जो ईरानियन करेंसी है, वो 14-15 लाख रियाल की के बराबर $1 है। ऐसा ही हाल तो सर वेनेजुएला में भी है। बिल्कुल ऐसा ही हाल वेनेजुएला का हुआ था। अब ईरान ने क्या किया कि उसने करेंसी छापनी शुरू की। हर दुनिया का हर वो देश जो प्रिंटिंग द फेक नोट्स इस तरह की क्राइसिस में फंसता है, जहां इन्फ्लेशन ईरान में 2025 के आखिर में दिसंबर के आसपास 40% के आसपास इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर होता है, जब करेंसी डिवैल्यूड होती है, तो जो देश है वो क्या करते हैं, वो नोट छापना शुरू कर देते हैं। सर नोट की भी आपने बात की सर, बड़े बड़े रियाल नोट हम लोग को देखने को मिलते हैं। 50,000 का एक नोट, 1 लाख का एक नोट, 10 लाख का नोट भी है वहाँ पर सर। और वैल्यू उसकी कुछ नहीं है। दरअसल सामान खरीदने जाइए तो फिर बंडल या तौल के, अगर आपका करेंसी एक तरफ तराजू में रखी जाए, दूसरी तरफ ब्रेड रखी जाए, तो आप उस मुल्क के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ईरान के रजीम ने की, ईरान के शासन ने की। और इसकी जद में फिर जो पूरा का पूरा आर्थिक मिसमैनेजमेंट शुरू हुआ, उसमें जो विदेशी फंडिंग का आना बंद हो गया, विदेशी इन्वेस्टमेंट का आना बंद हो गया, लिक्विडिटी आपकी लोकल करेंसी की इतनी बढ़ गई कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इस पूरी क्राइसिस की जद में फिर कौन आ गया? इस क्राइसिस की जद में आ गए दरअसल वहाँ के बैंक। और एक जो सबसे बड़ा बैंक है आयनदेश बैंक, वो कोलैप्स कर गया आपके 2025 के आखिर में। और उसी के साथ बैड लोन और बाकी जो डेट, इसके जद में आके ये पूरा का पूरा बैंक धराशायी हो गया। ईरान का जो सेंट्रल बैंक है, ईरानियन सेंट्रल बैंक, उसको इसका लाइसेंस रिवोक करना पड़ा और इसको एक दूसरा जो बैंक है उसमें इसको मर्ज करना पड़ा। जी सर, एक लग्जरी जो है स्लम की बात भी सामने आ रही। कहा जा रहा है कि पहले ईरान के जो अमीर लोग हुआ करते थे वो लग्जरी कारें जो हैं वो खरीदते थे, उससे चला करते थे, महंगे जो है विदेशी ब्रांड पहना करते थे, विदेशी यात्राएं करते थे। लेकिन अब क्या है, प्रतिबंधों के कारण जो है आयात जो है, इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। जब चीज़ें आ नहीं पा रही, ईरान के पास यूज़ नहीं कर पा रहे, मध्यम वर्ग जो है, मिडिल क्लास, वो बहुत कमज़ोर हो गया। लोग अब जिस तरह से आप हालत बता रहे हैं सर, लोग अब खर्च भी जो है वो कम करना शुरू कर दिए। इस वजह से कहाँ से बैंकिंग सिस्टम का जो पहिया है, जो साइकिल है, वो चलेगा? नहीं, बिल्कुल इसको, इस जो आयनदेश बैंक है, जो बहुत बड़ा बैंक है, इसको बैंक मेली में इनको पूरा का पूरा मर्ज करना पड़ा। और इसकी जद में, इसी पूरी क्राइसिस की जद में, ऐसा नहीं कि केवल एक बैंक ये रहा, आपका सिपे बैंक है,
सरमाये बैंक है, एक डे बैंक है, एक ईरान ज़मीन बैंक है, मिल्लत बैंक ये है। तमाम ये ईरानियन सब बैंक्स ये हैं। सब बैंक हैं, ये सब के सब क्राइसिस की जद में हैं। इन सब पे भारी भरकम कर्जे हैं। कर्ज इसलिए है क्योंकि ये सब के सब लिक्विडिटी के लिए, पैसे के लिए ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उस पर डिपेंडेंट हो गए। दूसरा, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा क्योंकि इतने तगड़े सैंक्शंस दुनिया भर के लगे हुए हैं कि ना आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ना आपका किसी दूसरे तरह की कंपनियां ईरान में आ रही हैं। अब प्रवीण सर, अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप की भी एक रिपोर्ट आई है इसी बेस पर, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप का कहना है कि ईरान के जोखिमों पर हम नज़र रखे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अब निवेश करना जो है, इन्वेस्टमेंट करना, वो लगभग असंभव नज़र आ रहा है। कारण क्या बताया गया? ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा गया है। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है लेन देन, यानी जो ट्रांजैक्शन है, वो बहुत मुश्किल हो गया। यूरोपियन संघ से भी जो है प्रतिबंध है वो जारी हैं। तो जो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में कि फॉर एवर कंट्री शब्द का मतलब जो यूज़ किया गया है फॉर ईरान के लिए, इसका मतलब कहा जा रहा है कि ईरान जो है लंबे समय तक जो है दुनिया से कटा रह सकता है, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि आइसोलेशन में जा सकता है। तो ये तो सर जो क्राइसिस है लंबी चलेगी ईरान में। ये क्राइसिस तब तक चलेगी अगर मैं बहुत अगर बोल्ड लग सकती है ये बात, लेकिन ये क्राइसिस तब तक चलेगी जब तक ईरान पे से ग्लोबल जो सैंक्शंस है वो हटेंगे ना। सैंक्शंस तब तक नहीं हटेंगे जब तक ईरानियन रिजीम अपने बर्ताव को, अपने व्यवहार को बदलती नहीं है। विशाल, विद टाइम सर, टाइम के साथ नहीं। आप अपने ही लोगों को, अगर आप 2,500 लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर आप उनको सामने से अगर आप उनको गोली मार रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग ये बात कह रहे हैं, खुद कल ही मैं बयान पढ़ रहा था जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद जो पेजेश्कियां हैं, वो ये कह रहे थे कि हमने ईरान के जो लोग हैं उनकी बात को दरअसल सुना नहीं। वो आखिर अपने लिए जो आर्थिक मुश्किल हालात पैदा हुए हैं उससे निकलने की मांग कर रहे हैं, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। और ऐसे अगर लोगों को आप गोली मारते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको आर्थिक मुश्किलों से अपनी आवाम को, लोगों को निजात दिलानी होगी जी। ऐसा नहीं है कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड तो मजे मारे लेकिन आम आदमी भुखमरी के कगार पे पहुंच जाए, और किसी भी देश के लिए ये बात सही है। तो ईरान में रिजीम चेंज दरअसल होगा तब ईरान का न्यूक्लियर पावर का जो एजेंडा है वो बदलेगा कि साहब हम, जैसा अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है, बाकी दुनिया के जो मुल्क है वो चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने। 80s की जो 79 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले ईरान एक मॉडर्न, एक आधुनिक मुल्क हुआ करता था जी। लोगों के पास रहने सहने की आज़ादी थी, महिलाओं को आज़ादी थी। उसके बाद वो सारा का सारा, और 2022 में जो महसा अमीनी की ब्रूटल किलिंग हुई ईरान के जो फोर्सेस के द्वारा, आप समझिए कि उस महिला को केवल और केवल हिजाब जो वहाँ के तौर तरीके उसके हिसाब से न पहनने के चलते उस महिला को टॉर्चर किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिर पूरी ईरान की महिलाएं सड़क पे आ गईं, तब फिर लोगों को मारा गया। तब भी एक बार लगा था कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही है कि बहुत बड़े आसार इस बात के हैं कि ईरान में अब संभवतः जो है वो रिजीम चेंज हो सकता है। माना ये भी जा रहा है कि ईरान आंतरिक तौर पर भी दरअसल बिखर रहा है, जहाँ पे कि सत्ता का ही एक वर्ग इस तरह की जो हार्डशिप लोगों को उठानी पड़ रही है उसकी वजह से वो दूसरे जो ग्रुप है, गुट है, उससे नाराज है। अब सर इसका इम्पैक्ट जो है भारत पर क्या पड़ेगा? मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या और बढ़ सकती है? तेल और क्रूड ऑयल की कीमतों में क्या आग लग सकती है? इन पक्ष पर भी आप कुछ पॉइंट बता दीजिए। नहीं, देखिए, ईरान की सप्लाई तो बहुत सीमित है, भारत लेता नहीं है। चीन और कुछ मुल्क अगर आप छोड़ दीजिए तो। बट व्हाट अबाउट चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट सर? चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट्स पे भारत को राहत मिली हुई थी यूएस से, जिसको भी मुझे लगता है कि डेडलाइन उसकी एक आ रही जहाँ पे कि अब वहाँ पे भी सैंक्शंस लग सकती हैं। तो मुश्किल भारत के ट्रेड के लिए भी है। जैसे बासमती राइस का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर अड़ंगा लगा हुआ है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो जो नियम कायदे हैं इंटरनेशनल उसके कि आप ईरान के साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको सामान दे सकते हैं, उसी लेवल तक सीमित है।